नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर्यटन क्षेत्र में रोजगार जुटाएगी सरकार। 7 साल में 5 लाख रोजगार जुटाने की तैयारी है। अमेरिकी एजेंसी ने रोड मैप जारी कर दिया है। देहरादून यानी उत्तराखंड में किस तरह से पर्यटन को और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, पर्यटन का विकास विस्तार जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे रोजगार के और ज्यादा मौके उपलब्ध हो सकेंगे, चीजें बढ़ेंगी, टूरिस्ट का पहुंचना होगा और टूरिस्ट को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें। और जाहिर है, व्यवस्थाएं या फिर किसी भी चीज की सेवा अगर वो लेते हैं, उससे राजस्व भी बढ़ता है और उस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लोगों को काम भी देना पड़ेगा। तो अमेरिकी एजेंसी ने रोड मैप पेश किया है। किस तरह का ये रोड मैप रहेगा और किस तरह से 7 साल में 5 लाख रोजगार जुटाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे किस तरह का रोड मैप हो सकता है। सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हमें पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार जुटाने की सरकार की संभावनाओं को और भी समझाएंगे, कैसे ये कोशिश की जा रही है। सोनू, देखिए पारुल, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चूंकि पर्यटन का सेक्टर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड का युवा है, उत्तराखंड के बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। और जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया, चूंकि उत्तराखंड की आय के साधन सीमित है, ऐसे में पर्यटन, चूंकि चार धाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और दिनों दिन चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो तमाम पहलुओं पर फोकस करते हुए विदेशी कंपनी जो अमेरिका कंपनी है, अमेरिका की कंपनी के साथ सरकार ये रोड मैप तैयार कर रही है कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में रोजगार के जो अवसर हैं उनको जुटाया जाए और जो नए नए रोजगार के साधन है उनको सृजित किया जाए। इसमें अलग अलग पहलू हैं, जैसा कि उत्तराखंड की परिस्थिति है, खासतौर पर भौगोलिक परिस्थिति, इसके अनुरूप विकास के कार्य को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। जो रोड मैप तैयार किया गया उसमें समय निर्धारित किया गया है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर ये हिदायत भी दी है कि एक निश्चित समय अवधि में सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो अब खाका तैयार करें कि किस रफ्तार से हमें आगे चलना है। 2025 को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो आवास विकास विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या इसके अलावा पर्यटन के सेक्टर के अलावा जो कृषि बागवानी है, इस सेक्टर पर भी सरकार जो है वो फोकस करना चाहती है और उद्यान के सेक्टर पर सरकार फोकस करेगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में वो भी सृजित हो सकेंगे और खास तौर पर जो उत्तराखंड की आर्थिकी है उसको भी मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर 2 टूक अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है आने वाले समय में एक हर माह 30 दिनों की समय अवधि के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है पारुल के अधिकारी जो हैं वो बड़े बड़े ऑकेजन करके, बड़े बड़े समारोह आयोजित करके मुख्यमंत्री या मंत्रियों से योजनाओं की शुरुआत तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद जिस उद्देश्य को लेकर के किसी भी योजना को शुरू किया जाता है वो धरातल पर उस समय अवधि में दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इस बात से वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं कि अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा और सब कुछ ठीक रहा और अधिकारियों ने सरकार के इस प्लान को यदि गंभीरता से लिया तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये योजना आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी और उत्तराखंड का चौमुखी विकास, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास खासतौर पर हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है कि रोजगार जुटाने के पर्याप्त प्रयास किए भी जा सके। लौट रहे सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है रोजगार का बढ़ना भी, रोजगार के मौकों का बढ़ना भी, क्योंकि इस वक्त युवा जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें कई जगहों पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश यही कि फिलहाल शुरुआत पर्यटन क्षेत्र से की जाए। हालांकि धामी सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और अलग अलग सेक्टर्स में ये प्रयास होते रहते हैं। फिलहाल कोशिश कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को और भी बढ़ाया जा सके, इसके लिए अमेरिकी एजेंसी ने रोड मैप पेश किया है।
देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां पटवारी AE-JE पेपर लीक मामले में बीजेपी का पूर्व नेता गिरफ्तार हो गया है। संजय धीरावाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार था ये पूर्व नेता, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हैं। लंबे समय से पुलिस दबिश दे रही थी पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। अलग अलग थानों पर पुलिस ने दबिश दी थी। 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। तो पेपर लीक मामले में पूर्व बीजेपी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सोनू बने हुए हैं। सोनू, विस्तार से इस पूरे मामले को बताइए। और अब जब गिरफ्तारी हो गई तो मामला आगे बढ़ेगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा ना? देखिए, ये बीजेपी का पूर्व नेता है और जो हरिद्वार का रुड़की क्षेत्र, रुड़की का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ का इसके पास मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। और इस पद का दुरुपयोग करते हुए, पार्टी की फजीयत कराते हुए जिस तरह से इनकी संलिप्तता इस पेपर लीक प्रकरण में पाई गई है, पटवारी परीक्षा लीक मामला हो या फिर जेई और एई की परीक्षा का जो लीक होने का, पेपर लीक होने का जो मामला है, इस प्रकरण का मुख्य आरोपी ये संजय धारीवाल बताया जा रहा है। और लंबे समय से ये फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। अलग अलग स्थानों पर जहां संभावित इसके स्थान थे, वहां पर SIT की टीम ने अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी है, लेकिन अभी तक SIT की टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। 58 दिनों के करीब, तकरीबन 58 दिनों से ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अब चूंकि SIT ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पहले बीजेपी की हनक और धमक दिखाई जा रही थी, चूंकि बीजेपी के एक पदाधिकारी के तौर पर ये अपने आप को शो कर रहा था, लेकिन बीजेपी के संज्ञान में, खास तौर से प्रदेश स्तरीय नेताओं के संज्ञान में जैसे ही मामला आया तो बीजेपी ने तत्काल इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और तब से ये फरार चल रहा था। अब SIT ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और पुलिस ने, खास तौर से SIT ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब चूंकि मुखबिर की सूचना पर SIT ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है, इसको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अब इसके बाद इससे संबंधित जो और इस पूरे के पूरे प्रकरण में संलिप्त है, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और जो गैंगस्टर की धाराएं हैं, उनके तहत इनकी जो संपत्ति है, इस कारोबार से जो संपत्ति अर्जित की गई है, चल अचल संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। और खास तौर पर इसके नेटवर्क में जो भी इससे संबंधित लोग हैं, जल्दी ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी SIT के माध्यम से सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बिल्कुल, और ज़रूरी है क्योंकि जब पेपर से, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात आती है, शिक्षा से जुड़ी हुई बात आती है, तो ऐसे नापाक इरादे रखने वाले लोगों को बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि इस तरह की गुस्ताखी करने वाले, इस तरह के मंसूबे पालने वाले लोग आप किसी भी तरह की जहमत ना कर पाएँ, हिम्मत ना कर पाएँ। और अब जब संजय धीरावाल पुलिस गिरफ्त में है, तो अब पुलिस को भी तय करना होगा कि तमाम सबूतों के साथ कोर्ट के सामने पेश हो, ताकि कड़ी से कड़ी सजा हो सके और ऐसे मामले दोबारा ना आए सामने। लौटूंगे सोनू, अगली खबर पर आपसे बातचीत करेंगे। पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है। काफी समय से पुलिस दबिश दे रही थी। अब SIT इस पूरे मामले में और भी लोगों के नाम खंगालने की कोशिश करेगी और भी तार जो जुड़े हुए हैं दूसरे लोगों से, उन्हें ढूंढा जाएगा। अगली खबर आपको बता देते हैं, देहरादून से खिलाड़ियों को 5% खेल कोटा सरकार देगी। खिलाड़ियों को कॉलेजेस में सीधा एडमिशन दिया जाएगा, पदक विजेताओं को सीधा दाखिला मिलेगा। तो ये किस तरह से इसको सरकार ने सोचा है, किस तरह से खिलाड़ियों को 5% खेल कोटा दिया जाएगा, ताकि उन्हें खेल में विजेता होने के साथ साथ शिक्षा में भी वो अपने आप को साबित कर सके। बहरहाल सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से 5% खेल कोटा देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। सोनू, इस बारे में जानकारी विस्तार से। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को, खास तौर से जो खेल में रुचि रखने वाले युवा हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है और वो प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी कि जो कुमाऊं मंडल है उत्तराखंड का, हल्द्वानी शहर में काफी बड़े भूभाग में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसकी मांग भी की जा रही थी। तमाम जो खेल से संबंधित गैर सरकारी संगठन है, वो लगातार मांग भी कर रहे थे और उस मांग पर मोहर लगा दिया सरकार ने। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए स्टेडियम भी अलग अलग स्थानों पर तैयार किए जा रहे हैं। और जो खिलाड़ी, चाहे वो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों या
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको अब उनकी पढ़ाई भी आगे चल सके, इस उद्देश्य को लेकर के कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों का की खेल नीति का अध्ययन किया गया। तकरीबन 6 ऐसे राज्य हैं जहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के जो मुख्य पहलू हैं उन अध्ययन करने के बाद उन चीजों को इसमें शामिल किया गया और ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जो विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई के लिए जो खिलाड़ी हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको एक कोटा उनका तय किया जाएगा। इसका लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा ताकि जो खिलाड़ी खेल के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ सके और इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का उन खिलाड़ियों के अभिभावकों का और देश का नाम रोशन हो सकेगा। तो इस मंशा को लेकर के ये कार्य योजना बनाई गई है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनको इस योजना का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि कई अभिभावक अपने बच्चों को खेल के प्रति अगर उनका रुझान भी है तो भी नहीं जाने देते हैं, उतना फेवर नहीं करते हैं जितना होना चाहिए और इस वजह से वो खेल में भी पर्याप्त अपना हुनर नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें पढ़ाई ही करनी पड़ती है। और इस माध्यम से कई अभिभावकों को भी इस बारे में सोचना होगा कि अगर खेल के माध्यम से ही सही, अगर 5% कोटा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो अगर बच्चा आपका जुझारू है खेल में या उसे लगता है कि वो खेल में आगे बढ़ सकता है तो उसे आगे बढ़ने दीजिए। सरकार भी इसी तरह से आपके बच्चों का, उन खिलाड़ियों का साथ भी दे रही है। लौटूंगे सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो खिलाड़ियों को 5% खेल कोटा सरकार देने की तैयारी कर रही है और पदक विजेताओं को अब सीधा दाखिला मिल सकेगा। खिलाड़ियों को कॉलेज में सीधा एडमिशन दिया जाएगा। अगली खबर से आपको रूबरू करा दें उत्तराखंड से ही खबर, जहां स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन होगा। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में अनुभव साझा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। तो अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का ये सम्मेलन होगा जिसमें अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में या फिर जो भी उनकी तरफ से नई कोशिशें की गई हैं, नए नवाचार किए गए हैं, उनके बारे में आपस में स्वास्थ्य मंत्री चर्चा करेंगे। अगर किसी राज्य की कोई अच्छी चीज़ है तो दूसरा राज्य भी उसे अपने राज्य में शामिल कर सके या उसे जनता के फ़ायदे के लिए लागू करवा सकें। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं बहरहाल। और हम सटीक जानकारी लेते हैं सोनू से। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदगी होने वाली है। कौन से अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे जो यहाँ पर होंगे और क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है या इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए पारुल, जैसे कि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक मंच पर नजर आएंगे, मंथन करेंगे और खास तौर पर इन सभी का उद्देश्य ये होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अन्य राज्यों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ हम कैसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने अनुभव एक दूसरे राज्य के मंत्री से साझा करेंगे और ये चर्चा की जाएगी, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में रैंकिंग में पहले पायदान पर है, उसके अनुभवों का उत्तराखंड भी लाभ ले सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक मंच पर नजर आएंगे और इसका बकाया तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सके। और जैसा कि आने वाले समय में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है तो जो देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं उनको कैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके, इसी दिशा में हम इसको देख सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक अच्छी पहल करने जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए। अब ये देखना होगा कि किन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे और वो अपने अनुभव साझा जब करेंगे तो उसका फायदा है जिसमें उत्तराखंड की जनता को किस रूप में मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को और भी दुरुस्त करने के लिए और भी नए नवाचार करने के लिए नए आइडियाज़ आ सकें, इसके लिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्री
इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां कोशिश होगी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने की। कई बार कुछ ऐसे तरीके या ऐसे नवाचार, ऐसे आइडियाज़ दूसरे स्टेट में भी अगर लागू हो जाते हैं, जो दूसरे किसी और स्टेट में अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर दूसरे स्टेट में अच्छे से काम कर रहे हैं और उसे उत्तराखंड में लागू किया जाता है, तो यहाँ के लोगों को भी उन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी, उन्हें भी फ़ायदा हो सकेगा। तो ऐसे कई कोशिशें हो सकती हैं जो सम्मेलन से निकल कर आएगा। हालांकि नज़र हमारी होगी, जानकारी हमारे दर्शकों को इसके बाद भी देंगे। अगली खबर आपको बता देते हैं। देखिए, टूरिस्ट वैन की योजना फ्लॉप हो गई है। 2.5 साल पहले योजना थी टूरिस्ट वैन की शुरुआत की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे शुरू किया था और योजना को परिवहन विभाग ने परमिट भी दिया था, लेकिन ये योजना उस कदर काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है जैसे इसको लेकर सोचा गया होगा या जैसे इसके नतीजों के बारे में विचार किया गया होगा। और जानकारी हासिल कर लेते हैं। सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टूरिस्ट वैन की जो कोशिश थी, जाहिर है टूरिस्ट वैन से नाम से ही पता चलता है जो सैलानी आते होंगे या जो टूरिस्ट आते होंगे उनके लिए ये वैन होगी, लेकिन ये जो कोशिश थी ये उतनी सुचारू या उतनी सही साबित नहीं हुई। इसके पीछे का कारण और अब कैसे बंद किया जाएगा? देखिए, आप और हम अभी अपने दर्शकों तक ये अपडेट्स पहुंचा रहे थे कि सरकार जो है, सरकार के मुख्यमंत्री और जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, वो इस मंशा को लेकर के किसी भी योजना की शुरुआत करते हैं कि इसका फायदा वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर के इसका प्रारूप तैयार किया गया, उन लोगों को इसका फायदा मिले। लेकिन ऐसा कई योजनाओं में हम देखते हैं कि तमाम ऐसी योजनाएं जो धरातल पर तय समय सीमा पे धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है, जो नौकरशाही है, उसकी मनमानी है, उसकी लापरवाही साफ सामने आती है। और इस योजना को भी हम इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि पर्यटकों को जागरूक करने के उद्देश्य से, खासतौर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ रूट तय किए गए थे, और जो बस है, जो वैन है, उनको मॉडिफाई करके तैयार किया गया था। और खास तौर पर इन बसों को का उद्देश्य रूटों पर चलाने का यही था कि जो वैन है, इन योजनाओं को इसका फायदा जो पर्यटक हैं वो उठा सके। पर्यटन की तमाम पर्यटन विभाग की जो योजनाएं हैं, उनके प्रति स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को जन जागरूक किया जाए और इसका मैसेज दूर तक जाए। और इसमें जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके माध्यम से तमाम जो पर्यटन विभाग या पर्यटकों के लिए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो है वो अधिकारी हैं, और इन अधिकारियों की ही ढिलाई के चलते ये योजना फ्लॉप हुई है। अब देखना होगा कि आखिर योजना को, इन वैनों को फिर से कैसे संचालित किया जाता है, और जो तमाम व्यवस्थाएं इन को लेकर के की गई थी, वो व्यवस्थाएं आने वाले समय में हम कैसे धरातल पर देख पाएंगे, ये देखना होगा। जी पाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम कोशिशें और एक कोशिश हुई थी, लेकिन ठीक है, इसे फिर से शुरू किया जा सकता है एक अच्छे और तरीके अपना के, और अच्छे चीज़ों को जोड़कर इसे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसमें पर्यटन यानी टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और न केवल संभावनाएं हैं, अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलानी पहुँचते ही हैं, और इसे और भी कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे और बढ़ाया जा सके। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी जिसमें रोजगार की बात भी हो रही थी। बहरहाल उत्तराखंड सरकार की अपनी कोशिशें हैं, और उन कोशिशों को सरकार जनता तक पहुँचाने की, उसे अमली जामा पहनाने, धरातल पर लाने की पर्याप्त कोशिशें कर रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।